हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था उस वीडियो में हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, 9 अब इस वीडियो से है, 9 से है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे सामने। फॉर अ गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर हमें दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वीडियो में हम आपको सिखाए थे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला टाइप पे बताते हैं, वो फॉर्मूला नहीं आप मगर फिर से भी देख लीजिए। यूनिट वेक्टर एक सेकेंड, ओके सही है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसमें हम बताए थे कि ऊपर वेक्टर रख दो, जो भी वेक्टर है, और नीचे जो भी वेक्टर जिसका निकालना है यूनिट वेक्टर, उसको ऊपर में उस वेक्टर को रखो और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर रख दो, तो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो ये हम पीछे वाला वीडियो में ही आपको बता दिए थे यूनिट वेक्टर के बारे में। अब इस बार हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। दो वेक्टर दिया हुआ है, इनका सम का, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर बनेगा उसका यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। तो पहले इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करते हैं, ओके, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम पहले इन वेक्टर को हम पहले ऐड करते हैं, ठीक। तो चलिए हम पहले तो वेक्टर ए को हम पहले लिख लेते हैं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। और वेक्टर बी है हमारा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो आप ऐसे भी कर लीजिए। 2 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1 को सिर्फ आई कैप लिख देना है बस। ये प्लस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, ऐड करना है तो ऐड करने पे ये ख़त्म हो जाएगा, ओके। काटना नहीं है, ये गलती से हो गया है, तो आपको जे की जगह कुछ नहीं लिखना है, इसको छोड़ दीजिए। अब 2 में से -1 चल गया तो कितना, प्लस के कैप बचा। तो ए प्लस बी ये आया हमारा, ए प्लस बी। और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। चलिए इसको हम नाम दे दिए सी वेक्टर। जो सी वेक्टर है वो ए प्लस बी वेक्टर है, ओके। हम ऐसे ही नाम दें, आप नहीं भी दे सकते हैं, वो आपका मन, हम छोटा हो जाने के लिए सिर्फ ऐसा नाम दे दिए हैं, ओके। चलिए सही है। अब हमको ये वेक्टर जो सी वेक्टर जो आया यहाँ से जोड़ने के बाद, ये जो सी वेक्टर है आई प्लस के, इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे वेक्टर सी को लिख लेते हैं। वेक्टर सी क्या है हमारे पास, आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, ओके। अब पहले हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसी मॉडुलस को साइन के अंदर बंद करना है, अंडर रूट पहले लिखना है, और जो भी इसका कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट 1 है और के का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। ऊपर में हमको क्या लिखना है, ऊपर में जो वेक्टर है वही लिख देना है। तो ऊपर में वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस में के कैप, ओके। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे अंडर रूट 2, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे अंडर रूट 2, ओके। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया, आंसर यही है हमारा। तो इस तरीका से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ओके। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ओके। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। आपको एक वेक्टर तो दिया हुआ है, लेट ये कोई भी वेक्टर होगा, ABCD कुछ भी मान लीजिए, मैंने एक वेक्टर ये दिया हुआ है, इसके डायरेक्शन में हमको 8 यूनिट का वेक्टर चाहिए। मतलब ये कोई समझिए कि ये जैसे ऐसे समझिए कि ये एक
रास्ता है, रास्ता में मान लीजिए जैसे कि ये 5 किलोमीटर का वैल्यू है, किसी रास्ता में ये 5 किलोमीटर तक चला हुआ वैल्यू है। अब इसी रास्ता में हमको 15 किलोमीटर तक चला हुआ वैल्यू चाहिए। जैसे आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये हो गया आपका एक वेक्टर दिया हुआ है, ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में 8 यूनिट का हमको वेक्टर चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले हम ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब 1, और यूनिट वेक्टर क्या देता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है। और यूनिट वेक्टर जो आएगा उसमें हम 8 से इंटू कर देंगे, तो हमारा 8 यूनिट हो जाएगा, उसमें 8 से हम इंटू कर देंगे। जब उसका हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड 8 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है, उसमें हम 8 से इंटू कर देंगे, तो जब बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा 8 यूनिट आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसमें हमको यूनिट वेक्टर इसका निकालना होगा। तो चलिए पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट इसको हम वेक्टर एक ले लेते हैं। तो 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, ये हमारा वेक्टर ये हो गया। हम इसका यूनिट वेक्टर पहले निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि वेक्टर के यही वेक्टर के नीचे में हम इसका मैग्नीट्यूड रख देंगे। तो मैग्नीट्यूड पहले इसका हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ये जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट कितना था 5, इसको स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे जे कैप के आगे क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है, तो अंत में प्लस ही हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस करके -1 का स्क्वायर लिख दीजिए, बात एक ही हो गया। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, सबको अंडर रूट में ले लीजिए। अब क्या हो गया 5 का 25, 26, 26 4 30, अंडर रूट 30 आ गया। ओके, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर आपका लिखना है, तो यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर क्या होगा देखिए, पहले हम वेक्टर को लिख लेते हैं 5 i कैप, फिर हम यहाँ पे -1 जे कैप, फिर यहाँ पे 2 के कैप, 5 के नीचे अंडर रूट 30, -1 के नीचे अंडर रूट 30, -2 के नीचे अंडर रूट 30। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। ओके, अब हमको क्या बोला था, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो पहले तो हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिए, यानी कि यूनिट वेक्टर निकाल लिए। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाले हैं। अब ये यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी डायरेक्शन में हमको, जब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे उस वेक्टर का, तो हमको 8 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आएगा। तो हम इसमें अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दीजिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 in the direction of वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आप लिख रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं कीजिए, आप 8 को ऐसे मल्टीप्लाई करके और 5 अंडर रूट 30 i कैप माइनस अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 2 अंडर रूट 30 के कैप, ये आंसर हो गया। अब एक बात और, इस क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से एक बार सुनने का कोशिश करना है। इसमें हम ये चीज़ था कि ये एक वेक्टर दिया हुआ था, ये वेक्टर का मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन होगा, तो मान लीजिए ये वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा उसका छोटा, उसका यूनिट वैल्यू पहले हम निकाल लिए, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिए।
और उसका यूनिट वेक्टर जो भी आया उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि अब जो नया वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम जब भी निकालें तो उसका 8 यूनिट मैग्नीट्यूड आ जाए। बस यही चीज़ इसमें किया गया है और कुछ नहीं। और जो भी यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं, जैसे इस वेक्टर का हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाले हैं, तो ये जो आया है ना, ये वाला जो आया है, इसका जो ये कोफिशियंट है जो 5/√30 -1/√30 2/√30, इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डीसी इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और जो डायरेक्शन रेशियो है वो इसको बोलते हैं, ये जो गिवन वेक्टर था, जो वेक्टर क्वेश्चन में मिला था, यहाँ पे आई के कोफिशिएंट 5 है, जे का कोफिशिएंट -1 है, के का 2 है, इसको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में जब भी आता है हम बता देते हैं वहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ से समझा दिए कि डायरेक्शन रेशियो किसको बोलेंगे और डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सो दैट द वेक्टर 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप और -4i कैप 6j कैप -8k कैप आर कोलिनियर वेक्टर। ओके, तो आपको कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर शो करने के लिए, कोलिनियर मतलब होता है एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर शो करने के लिए आपको ये शो करना होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। कहीं भी अगर ऐसा फॉर्म अगर आप बना देते हैं तो वो शो हो जाता है कि वो वेक्टर कोलिनियर है। आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी अगर वेक्टर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, वेक्टर ए बाय वेक्टर बी हो जाता है लैम्डा टाइम्स कोई लैम्डा कोई स्केलर है या निगेटिव भी हो सकता है, तो भी ये कोलिनियर माना जाएगा। जैसे कि अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं और ये हम क्वेश्चन करके समझाते हैं। तो आप लेट कर लीजिए कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, और b को ले लीजिए आप -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। कोलिनियर आप दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। एक एकदम सिंपल तरीका बताते हैं, जैसे कि आपको ये वाला फॉर्म लिख देना है। ये जो फॉर्म है वेक्टर ए बाय वेक्टर बी, आपको ऐसे भी करके आप शो कर सकते हैं। तो सब बराबर आना चाहिए। देखिए कैसे, तो आप यहाँ पे कीजिए 2/-4, इसको आप आई कैप यहाँ पे लिख दीजिए, -3/6 जे कैप, और यहाँ पे 4/-8 के कैप। अब जैसे ही आप इसको काटते हैं, सबको काटेंगे तो आपको आ जाएगा -1/2 आई कैप -1/2 जे कैप और -1/2 के कैप। आप सिंपल लिखे तो सभी इक्वल आ गया, -1/2 -1/2 -1/2। तो ये प्रूव हो गया कि ये वेक्टर आपस में दोनों कोलिनियर है। ओके, आप एक तरीका से ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं इससे। तो वो कैसे करते हैं, चलिए नीचे देखते हैं। ये दोनों में समझने के लिए तरीका अच्छा है, और अगर एग्जाम में आता है तो आप अभी जो बता रहे हैं उससे आप कीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले वेक्टर ए लिख लीजिए, वेक्टर ए 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, और वेक्टर बी को लिख लीजिए -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। ओके, अब वेक्टर बी में से कुछ कॉमन ले लीजिए। वेक्टर बी में से कुछ कॉमन लेके आप वेक्टर ए के जैसा वेक्टर बी को बनाइए। तो वेक्टर बी में से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, तो वेक्टर बी में से आप कॉमन ले सकते हैं, वेक्टर बी में से आप कॉमन ले लीजिए -2 आप कॉमन ले लीजिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बी का हम बात कर रहे हैं। वेक्टर बी में से आप -2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2i कैप -3j कैप
और ये प्लस 4k कैप। अब ये जो वेक्टर है ये बिल्कुल ए की तरह बन गया है। अब आप इसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं उसे, जो ऊपर वाला फॉर्म बनाए थे। तो आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके ओके, अब ये बन गया वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी वाला फॉर्म से बन गया। बस हेंस प्रूव हो गया ये कि ये कोलिनियर है। ओके, तो इसी तरह से आपको करना है। लैम्डा का वैल्यू भी यहाँ से मिल गया आपको। देखिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए हो गया, और ये वेक्टर बी हो गया, और ये आपका लैम्डा हो गया। लैम्डा का वैल्यू आपको क्या मिल गया, -2। अगर कहीं पे आपको लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए आ रहा है तो आप इस तरीका से कीजिएगा, तो ही आपको लैम्डा का वैल्यू निकल पाएगा। ओके, आप यहाँ से भी कीजिएगा तो भी मिल सकता है, बट यहाँ पे देखिए आपको इसको उल्टा करना पड़ता। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कि वहाँ पे 12 पे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये लास्ट वाला तरीका बहुत अच्छा है, एग्जाम में आपको इसी तरीका से करना है। ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, कोलिनियर शो करने के लिए आपको ऐसा फॉर्म में लाना होगा क्वेश्चन को। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तरफ। ओके, अब हम जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। हम पहले ही बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। पहले आपको यूनिट देखिए, डायरेक्शन रेशियो, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। हम यहाँ पे फाइनल करते हैं इस बार। ओके, ये क्वेश्चन से हट के है, अभी हम समझा रहे हैं। एक होता है डायरेक्शन रेशियो और एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, और एक होता है डायरेक्शन रेशियो। जैसे कि एक पहले हम एग्जाम्पल के लिए एक हम वेक्टर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक वेक्टर ले लिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? तो ये जो वेक्टर है गिवन, इसका डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा जो आपका ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, आई के आगे जो लिखा हुआ रहता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो आपका 2,2,2 हो गया। अगर माइनस में कोई रहता है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। जो गिवन वेक्टर का जो आगे वाला ये कोफिशिएंट होता है उसी को आपको लिखना होता है, वही डायरेक्शन रेशियो होता है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन आपको इसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले आपको इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसमें डिवाइड करना होगा। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। जो आएगा इसका क्या आएगा, 4 4 8 4 12 √12 आएगा। ओके, अब √12 आएगा, इसको आपको डिवाइड करना होगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो 2 √12 कैप, फिर प्लस 2 j कैप, फिर प्लस 2 k कैप। अब ये जो यूनिट वेक्टर आया इसका जो कोफिशिएंट ये है, ये जो इसका कोफिशिएंट है तीनों का, इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, 2 √12 ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो आप समझ गए होंगे अच्छा से कि डायरेक्शन रेशियो क्या है और डायरेक्शन कोसाइन क्या है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट वाला। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले हमको इसका क्या निकालना होगा, पहले हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यहाँ पे है जगह, हम यहाँ पे करते हैं। पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको पहले वेक्टर को यहाँ पे लिख लीजिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में ले लीजिए। तो 4 और 9 4 13 1 14 √14 आ गया। अब इसको आपको डिवाइड कर देना है। तो 1
1/√14 आई कैप प्लस 2/14 जे कैप प्लस 3/14 के कैप। अब ये जो आया है तीनों का कोफिशिएंट 1/√14, 2/√14 और 3/√14, इसी को हम बोलते हैं डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो आप समझ गए कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आपको ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वो आपको ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, आपको ए बी निकाल कर और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो चलिए पहले हम ओ ए, पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और ओ बी वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये आपका ओ बी वेक्टर हो गया, ये ओ ए वेक्टर हो गया। इसको, ये जो पॉइंट दिया था, इसको हम पोजीशन वेक्टर के रूप में, ओ ए वेक्टर, ओ मतलब ओरिजिन से ए, ओरिजिन से ए वेक्टर ऐसे करके हम लिख लिए। ओके, अब हमको ए बी वेक्टर लिखना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो ए बी वेक्टर के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल कौन है? बी है, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं। ओ बी वेक्टर कितना है? -1 में -1 करके और यहाँ पे आई कैप। ओके, फिर क्या है? फिर प्लस, फिर क्या है? -2 में -2 करके फिर जे कैप, फिर प्लस प्लस, तब फिर अब क्या है? 1 में माइनस और -3 करके के कैप। ओके, अब हम चलते हैं। क्या है? -2 आई कैप -4 जे कैप, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, +3 और 4 +4 के कैप। ओके, ये हमारा आ गया का ए बी वेक्टर। अब इसका हमको पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। तो ये पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, सबका प्लस में आएगा तो आप ब्रैकेट लगा के कर लीजिएगा। तो 4 और 16 16 16 32 और 4 34 √34 आ गया। ओके, अब इसको हमको ऐसे लिख देना है, -2 √34 आई कैप -4 √34 जे कैप +4 √34 के कैप। हमारा डीसी क्या हो गया? -2 √34 -4 √34 और 4 √34। ओके, यही मेरा आंसर हो गया। डायरेक्शन रेशियो यही होता है। यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया तीनों। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो दैट द वेक्टर आई जे के आर इक्वली इंक्लाइंड एट द एक्सिस ऑफ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। कहने का मतलब है कि जैसे कि कोऑर्डिनेट में हमारा ये ओ एक्स है और ये जेड है, ये वाई है और ये एक्स है, ये तीनों एक्सिस है हमारा। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसे निकला हुआ है इस साइड से। आप इस पे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम ऐसे समझा देते हैं। जैसे कि ये हमारा ऐसे 3 एक्सिस हो गया। ओके, इसको हम जूम आउट करते हैं। ये हमारा 3 एक्सिस हो गया और यहाँ पे कोई वेक्टर है जो कि इस ओरिजिन से ऐसे ऊपर की तरफ है, कोई वेक्टर है। और ये जो वेक्टर जैसे कि ऐसे ये है, और यहाँ पे कोई ऐसे वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर, जो लाइन है, ये तीनों एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। अल्फा बीटा और गामा तीनों से एंगल बना रहा है। जैसे कि एक्स से भी कुछ एंगल बना रहा है, ये जेड से भी कुछ एंगल बना रहा है और वाई से भी कुछ एंगल बना रहा है। अब यहीं पे ये इसको शो करना है हमको कि तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो ये कैसे शो होगा? तो ये आपको डायरेक्शन कोसाइन निकाल के और डायरेक्शन कोसाइन आपको दिखा देना है कि सब इक्वल है, तो ये तीनों एंगल इक्वल रहेगा। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में एंगल आता है, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा
और कोस गामा, कोस गामा, गामा को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। तो आप इसको एल भी बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, तो यही डीसी होता है। तो आप डायरेक्शन कोसाइन को सेम निकाल के दिखा दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि ये इक्वली इंक्लाइंड है ऑन द एक्सिस ऑफ ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के एक्सिस पे। ओके, तो चलिए इसको हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो पहले हम इस वेक्टर को मान लेते हैं कुछ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, √3 आ गया। ओके, अब हम 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब यहाँ पे देख लीजिए 1/√3 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 1/√3। तीनों का डायरेक्शन डीसी सेम है, डीसी सेम, हेंस इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड। समझ गए ना? ओके, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाने से पहले आपको एक सेक्शन फॉर्मूला आपको बता देते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? तो सेक्शन फॉर्मूला है कि जैसे कि यहां से देख लीजिए, ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q है। ये PQ एक वेक्टर है और ये ओरिजिन से इसका दूरी है PQ वेक्टर को, या आप ऐसे ओरिजिन से ये दूरी है। ये पोजीशन वेक्टर OP हो गया और ये पोजीशन वेक्टर OQ हो गया। अब इसको बीच में एक वेक्टर है जो कि इसको बीच में डिवाइड करता है, ये इंटरनली डिवाइड करता है, इसको हम OR वेक्टर बोलेंगे। अब बस इसी OR वेक्टर को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला आता है। तो आप ऐसे याद कर ले, इंटरनली के लिए और एक्सटर्नली, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों सेम ही है, बस सिर्फ साइन का चेंज है। तो आपको आप यहाँ बुक से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ओपी एक वेक्टर है और एक ओक्यू एक वेक्टर है, और यहाँ से ये भी पीक्यू भी एक वेक्टर है। यहाँ से जो आर वेक्टर है वो इसको डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। इसी आर की लेंथ को, इसी आर वेक्टर को निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला को, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है एम बी। एम क्या है इसका? एम ये वाला लेंथ है, और एम जो रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है, जो लाइन इसको, ये जो लाइन एम को जो जिस रेशियो में डिवाइड किया है वो है, और एन भी वही रेशियो है, और ये वेक्टर और बी ये वेक्टर दोनों अपोजिट करके है। आप इस फॉर्मूला को ध्यान दे ले, कहीं भी अगर सेक्शन, कहीं भी अगर मिड पॉइंट से काटने के लिए, कहीं भी अगर डिवाइड वेक्टर को डिवाइड करने की बात आए तो सेक्शन फॉर्मूला लगता है। अगर इंटरनली के बात आए तो ऐड प्लस वाला लगेगा, अगर एक्सटर्नली के बात आए तो आपको निगेटिव वाला लगेगा। निगेटिव एक्सटर्नली के लिए निगेटिव है, इंटरनली के लिए पॉजिटिव वाला है। तो आप एनसीईआरटी बुक से इसको निकाल के देख लें। हम यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ से देख सकते हैं, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग। कहीं भी अगर लाइन को काटने के लिए या ज्वाइनिंग करने के लिए कहीं भी दो वेक्टर दिया हुआ है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट पी क्यू हुज पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आपको, और इन द रेशियो 2:1 के रेशियो में काटा गया है, और इंटरनली भी दिखाना है, एक्सटर्नली भी दिखाना है। तो पहले आप दोनों वेक्टर को यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो वेक्टर ए क्या है हमारा? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। रेशियो किस रेशियो में काटा है? रेशियो भी लिख लीजिए। रेशियो कितना है? 2:1, 2:1। ओके,
पहले हम इसको चलते हैं एक्सटर्नली, उसके बाद इंटरनली करेंगे। ओके, तो एक्सटर्नली के पहले यार लिए आते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए पहले आते हैं, क्या है फॉर्मूला, ऊपर में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है एक्सटर्नली और इंटरनली, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। आप यहाँ से देख के कर ले। ओके, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों के लिए। तो चलिए, ये एम रेशियो है, एम जो है एम, तो पहले वाला एम है और एन है जो 1 है, तो एम इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए 2 और ये वेक्टर एम को किसके साथ, बी के साथ, तो 2 को आपको बी के साथ इंटू करना है। तो 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, एम भी हो गया, माइनस एन को आपको ए के साथ, तो 1 से होगा तो वो सेम उतर जाएगा, प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ओके, अब नीचे आपको एम माइनस एन करना है, तो एम है 2 माइनस 1। अब चलिए एक्सटर्नली के लिए है, यहाँ पे अब 2 से ये इंटू हो गया, अब इसको 2 से आई में हो गया तो माइनस 2 आई हो गया, सब हो गया। और यहाँ से आप हम एक स्टेप डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो जब इसमें से 2 हो गया, माइनस 2 में से -1 जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2 में से प्लस -2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जे वाला खत्म हो जाएगा, और ये 2 इसमें होगा इंटू, तो 2k हो जाएगा, 2k में से 1k चल जाएगा तो सिर्फ k बचेगा, तो 3 आई कैप प्लस के, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा आपको, -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। ये किसका है, एक्सटर्नली के है, ये एक्सटर्नली। ओके, अब हमको इंटरनली के लिए कैसे करना है, इंटरनल एक्सटर्नल दो तरीका से लाइन उसको वेक्टर को डिवाइड करेगा, उसी के बारे में बताया है कि उस जो जिस लाइन उसको काटेगा, ये लाइन जो इसको काट रहा है, ये इसका वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा, उसी का निकालने के लिए है। ओके, तो इंटरनली के लिए चलते हैं। बस कुछ नहीं करना है, एम के साथ में जो हम बी अभी किए थे, तो एम हमारा कितना था, 2 था, 2 को इंटू करना है किससे, -i से प्लस जे से प्लस के से। ओके, और इसमें यहाँ पे अब ऐड करना है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ओके, यहाँ पे जोड़ देना है 2 + 1। ओके, अब हो गया यहाँ पे सब, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 आई कैप, नहीं आपका आ जाएगा, इसमें आप एक स्टेप हम कर देते हैं, ये -2 आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप हो जाएगा, प्लस 2 के कैप हो जाएगा, प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इस वाले को हम खोल के यहाँ पे लिखे हैं, डिवाइड में नीचे 3 है, -2 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। ओके, 2j प्लस 2j 4j, 2 और -1 तो सिर्फ के कैप, डिवाइड में कितना, डिवाइड में 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर आ गया है। आप इसको 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला। इसी को आप सेक्शन फार्मूला के एक बार अपना एनसीईआरटी का बस रीडिंग डाल लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला वेक्टर को, लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर को जो काटता है इंटरनली और एक्सटर्नली, उसी का फार्मूला लिखा हुआ है, बस उसी को देख के आपको कर लेना है। तो सेक्शन फार्मूला आप एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग डाल लें, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिए, उसके बारे में अच्छा से समझाने के लिए कुछ उपाय किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेक्शन फार्मूला से ही है, सेम है। उसमें क्या है कि आप कर सकते हैं खुद से भी, उसमें है कि आपका जो रेशियो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 16। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया है, मिड पॉइंट लिख दिया। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि 1:1 के रेशियो में आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो 1 आप 1 एम एन को आप 1 लेके कर लीजिए और यहाँ पे आपको पॉइंट दे दिया है। तो चलिए हम 16 और 17 को हम कर देते हैं। 18 तो यहाँ आपको बुक से ही समझा देंगे, तो 18 को और 19 को आपको बुक से समझा देंगे। ओके, तो हम चलिए कर देते हैं 16 और 17, 2 क्वेश्चन रह गया है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे नोट नहीं किए हैं, आप अपना बुक में देख कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है, मिड पॉइंट सिर्फ लिखा हुआ है। तो मिड पॉइंट का मतलब ही हो गया 1:1 रेशियो में हो गया। ओके, 1:1 रेशियो हो गया। और वेक्टर की जगह सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, PQ पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो आपको यहाँ पे वेक्टर P जो है वो वेक्टर A है और Q जो है वेक्टर B है। ओके, हाँ, तो चलो वेक्टर P जो है वो वेक्टर A है, तो P जो है वेक्टर P है उसको आपको लिख लेना, पॉइंट में दिया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट P ऐसे करके लिखा हुआ है 2, 3 और 4, और पॉइंट Q लिखा हुआ है 4, 1 और -2। ओके, तो इसको पहले आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसको लिख लीजिए Q को 4i कैप प्लस 1j कैप, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, -2k कैप। ओके, ये PQ वेक्टर हो गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट PQ। मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो उसके लिए आप ये दोनों वेक्टर को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। किसी भी चीज को अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ रहता है मीडियन निकालने के लिए, कहीं अभी आता है अगर 2 लिखा हुआ था, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है, आपको मीडियन निकालना है, तो आप सबको जोड़ के और नीचे जितना भी रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं, तो मिड वाला निकल जाता है। उसी प्रकार से ये दोनों वेक्टर को जोड़ के आपको मिड पॉइंट निकालना है। आपको मिड पॉइंट निकालना है इस वेक्टर का, तो रेशियो तो आप छोड़ दीजिए, आपको इसका मिड पॉइंट निकालना था। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप इसको दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आप एवरेज में नहीं करते हैं, 1, 2, 3, 4 कहीं लिखा हुआ 4 नंबर है, तो आप चारों को जोड़ते हैं और चारों नंबर के 4 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका मिड पॉइंट आ जाता है। एवरेज का मतलब होता है जो बीच का पॉइंट, जो सभी से बराबर हो। तो ऐसे आपको मिड का पॉइंट आपको P प्लस Q दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए। 4, 2, 6, 6i कैप, 3 और 1 4, 4j कैप और 4 और 2 प्लस 2k कैप। आपको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। आंसर आ गया। हम क्वेश्चन में पढ़ने में इस बार कंफ्यूज थे, आप पढ़ लीजिएगा। अभी हमको उस टाइम हम जल्दी में थे, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट, आपको वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना है। 2 वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर जो 2 वेक्टर आपको दिया हुआ है P और Q का दोनों पॉइंट दिया हुआ था, 2 वेक्टर दिया हुआ था, उसका मिड पॉइंट निकालना था। तो किसी भी चीज का मिड पॉइंट निकालने के लिए उसका दोनों को जोड़ दिया जाता है और फिर 2 से जितना नंबर रहता है उतना से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर था, तो 2 से डिवाइड कर देने पे मिड पॉइंट निकल गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 को पॉइंट दिया हुआ है A, B और C। आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है। ओके, A, B, C विद पोजीशन वेक्टर। हाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया है पोजीशन वेक्टर। आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शो दैट द पॉइंट A, B, C विथ पोजीशन वेक्टर A, B और C। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, जैसे कि देख लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर बोला है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन से किसी चीज की दूरी। जैसे कि कोई पोजीशन वेक्टर बोल रहा है तो उसका मतलब वो ओरिजिन से दूरी बता रहा है। और वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर कोई लाइन है और अगर बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, तो यहाँ से ये दूरी बता रहा है, वो इस वेक्टर का बात नहीं कर रहा है, वो यहाँ से बता रहा है। तो आपको पहले फाइनल माइनस इनिशियल करके आपको ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना होगा। ओके, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि
पहले पोजीशन वेक्टर को चेंज कर लीजिए वेक्टर में। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके, वेक्टर ए है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ओके, और वेक्टर बी है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी है i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। ओके ओके, तो क्वेश्चन में हमको ये तीनों पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो पहले हमको इनको शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले आपको नियम बताते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को शो करने के लिए आप पाइथागोरस वाला शो कर सकते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है कि ये दोनों जो साइड होता है, ये 3 और 4, इन दोनों के जोड़ने पे ये 5 आ जाता है। ये वाला अगर आप शो कर सकते हैं तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर दिए। तो इसको शो करने के लिए आपको तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के और आपको दिखाना है कि दो का मैग्नीट्यूड के सम एक तीसरे के बराबर है। तो ऐसे करने के लिए आपको पहले तो इस पोजीशन वेक्टर को वेक्टर में चेंज करना होगा, वेक्टर को साइड में चेंज करना होगा। जैसे कि ए बी और ये सी है, तो आपको इस वेक्टर को इस फॉर्म में ए बी निकालना होगा। ये तो अभी ओ ए दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, आपको ए बी निकालना है। तो इसके लिए पहले ए बी निकालने के लिए आपको बी में से ए माइनस करना होगा। ये जो बी वेक्टर है इसमें से ए वेक्टर को माइनस करना होगा। तो चलिए माइनस कीजिए बी में से ए को। तो 2 माइनस 3i कैप प्लस -1 -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पे क्या है +1 +4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के कैप। ओके, यहाँ पे फिर से लिख देती है, आप खुद से कीजिए। -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके, ये ए बी आ गया। अब ए बी आ गया। बी सी के लिए आपको सी में से बी माइनस करना होगा। तो सी कितना है, सी यहाँ पे दिया हुआ है। आप अच्छा से ढंग से लिख के आप माइनस कीजिए, हम जल्दी में करते हैं। 1 - 2i कैप प्लस -3 माइनस और माइनस +1 जे कैप, और यहाँ पे क्या है -5 -1 के कैप। ओके, बी सी क्या आ गया -i कैप और -2j कैप, और क्या आ गया -6 के कैप। बी सी भी आ गया। और बी सी आ गया। सी निकालते हैं, सी ए वेक्टर ए बी बी सी और सी ए। ओके, तो सी ए निकालते हैं। सी ए के लिए क्या हो गया, ए में से माइनस करना है सी को, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए कितना है, ए है 3 -1 i कैप माइनस प्लस यहाँ पे करते हैं, और -4 और माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप, और यहाँ पे क्या है प्लस -4 और -5 प्लस के कैप। ओके, इसको आप खुद से कीजिए, आप अच्छा से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 2i कैप 4 और 3 माइनस जे कैप, और 4 और 5 प्लस के कैप। ओके, ये आपका सी आ गया। अब आपको यहीं पे शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको शो कर, आपका साइड वाला वेक्टर निकल गया। ये सब साइड के जो वेक्टर था, ए बी वेक्टर था, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और सी ए वेक्टर निकल गया। आपको अब इसमें शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को शो करने के लिए आपको पाइथागोरस वाला थ्योरम को शो करना होगा। तो उसको शो करने के लिए आपको तीनों के मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालिए पहले। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा 1 9 9 25 और 5 3 34 अंडर रूट 35। ओके, अब चलिए बीसी का निकालिए।
BC का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, BC का आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 36 और 36 4 40 अब 41। ओके, अब हम चलते हैं CA का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। CA का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 और 4 5 और प्लस 1 का है 4 और 2 6 √6 हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो CA आया है 6 और ये AB आया है 35, तो 35 6 41 होता है। यानी जो BC है आपका, जो BC है वो किसके सम के बराबर है, AB प्लस CA, CA वेक्टर के सम के बराबर है। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हेंस प्रूव। यहां से आप देख सकते हैं 35 6 41 BC के बराबर आ गया। यहाँ पे यही ना होता है कि 3 और 4 ये सम आ जाता है, हाइपोटेन्यूस वाला सबसे बड़ा जाता है 5। तो उसी से आपको इसको सोल्व करना था। इसमें सबसे टफ पार्ट, ट्रिकी पार्ट यही था, जो इसमें दिमाग लगाने वाला पार्ट था कि आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था और ऐसा लिख के दिया हुआ था आपकी पहचान नहीं पाइएगा। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिए आपको नहीं समझ में आएगा कि आप हमको पोजीशन वेक्टर दिया था, आपको साइड पहले निकालना था। तो पोजीशन वेक्टर से आपको वेक्टर पहले बनाना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर है C पार्ट, इसका आंसर आपका पार्ट C है। वो क्यों है से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ से जल्दी में। A B और C, ओके, एरो कैसे है, ये कैसे है और ये कैसे है, ये कैसे है। ओके, देखिए यहाँ पे पार्ट C में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, पार्ट C में आपको AB प्लस BC माइनस CA। तो देखिए यहाँ से AB और प्लस BC, तो AB और BC और माइनस CA कितना है 0। AB प्लस BC और ये जो CA, AB प्लस BC का जो सम होता है वो AC होता है। तो AC और AC और जो CA हो गया इसका अपोजिट, और फिर से यहाँ पे माइनस लगा दिया यानी फिर से अपोजिट, तो ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2AC। अगर वैसे हो जाएगा तो ये 2AC हो जाएगा। ओके, तो इसी से यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये ट्रू नहीं है। आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिए AB और BC का सम कितना हो गया, AC हो गया। ओके, AB और BC का सम AC हो गया, और AC में ये फिर माइनस कर रहा है, किसको माइनस कर रहा है, AC में माइनस कर रहा है किसको, CA को, CA। तो CA का मतलब माइनस CA का मतलब ही हो गया फिर से AC, तो ये 2AC हो गया। तो इसीलिए ये यहाँ पे नॉट ट्रू होगा, 0 नहीं होगा। ओके, तो C आंसर देख सकते हैं आप, C आंसर पे कर लीजिए, टिक कर लीजिए। आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब क्वेश्चन, ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर रह गया, क्वेश्चन नंबर 19 रह गया है। 19 को हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 19 आपका रह गया है एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे लिखा हुआ इफ A एंड B आर द टू वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कौन सा गलत है इसमें, तो आपका इसमें ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ बोथ द वेक्टर A एंड B हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी वेक्टर कोलिनियर है तो उसका मान लीजिए ये एक वेक्टर है और यहाँ से ये एक छोटा ही वेक्टर है, तो ये कोलिनियर है, इसका आपको मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा तो ही कोलिनियर होगा, नहीं, कोलिनियर कभी भी हो सकता है। पैरेलल कोई जरूरी है कि कोई दो लाइन बराबर रहे तभी पैरेलल होगा, नहीं, छोटा भी रह सकता है तो फिर भी पैरेलल हो सकता है। तो बस इसी चलते पार्ट डी आपका गलत है। तो समझ में आ गया होगा, पार्ट डी आप मार लीजिए ऑप्शन में। चलिए अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 10.3 लाएंगे। ओके।